कविता बूढ़े बुढ़िया को खाने की थालियां पकड़ाते हुए बोली, बाबूजी, माँ जी, लो खाना खा लीजिए। दादा दादा, मैं भी खाना खाऊंगा, मुझे भी भूख लगी है। अरे तो फिर इंतजार किस बात का? खाना खा ले बेटा। बहू, अमित काम से लौट आया है क्या? नहीं माँ जी, आए तो उसे भी गरम गरम खाना खिला देना। मेरा बेटा सारा दिन मजदूरी करके थक जाता होगा। अमित एक बहुत ही गरीब आदमी था। वह मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसके परिवार में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 5 साल का बेटा था। गांव में रोज रोज तो मजदूरी मिलती नहीं थी, इसीलिए जब जब अमित को मजदूरी नहीं मिलती थी, परिवार में खाने के लाले पड़ जाते थे। बहू, तेरे बाबूजी को बहुत भूख लगी है, तू खाना क्यों नहीं बना लेती बेटी? माँ जी, खाना कहाँ से बनाऊं? घर में चुटकी भर भी आटा नहीं बचा है और साग सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। भगवान ऐसी गरीबी भी किसी को ना दे, वक्त पर 2 रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। बेटा, कुछ पढ़ लिख लेता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। अब पार्वती, ठहर, मैं जमींदार के घर से थोड़ा आटा मांग कर लाता हूँ। यह कहकर बूढ़ा बिशन मायूस चेहरा लिए लाठी टेकता हुआ जमींदार के घर जाता है। अरे बिशन, तू फिर आ गया भीख मांगने? आज क्या चाहिए तुझे? मालिक, थोड़ा आटा चाहिए, बच्चे भूखे बैठे। मालिक के बच्चे हर तीसरे दिन आ जाता है भीख मांगने। आज तो आटा, दाल, चावल जो चाहिए ले जा। आगे से मेरे द्वार पर कुछ मांगने आया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। यह सुनकर तो बेचारे बूढ़े बिशन के हाथ ही कांपने लगते हैं। वह किसी तरह आटा, दाल, चावल लेकर अपने घर तो पहुंच जाता है, मगर घर पहुंचते पहुंचते उसे जमींदार के दिए आटा, दाल, चावल से घिन सी होने लगती है। वह रोते हुए पार्वती से कहता है, पार्वती, भीख के खाने से तो जहर खाकर मर जाना भला है। पर जहर भी तो पैसों से आता है, गरीब के नसीब में तो वो भी नहीं होता। मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ जी, जरूर जमींदार ने कुछ कहा होगा। अरे कुछ कहा होता तो और बात होती पार्वती, उसने तो सीधे सीधे मेरी बेइज्जती की है। समय बीतता जाता है, मगर बिशन के घर की हालत में कोई सुधार नहीं आता। वही बेटे की मजदूरी और 2 वक्त के खाने के लिए वही जद्दोजहद। समय गरीबी में गुजर रहा होता है कि तभी एक दिन कुछ बिन बुलाए मेहमान उनके घर आफत बनकर टपक पड़ते हैं। एक शाम कविता खाना बना रही होती है तो अचानक ही कोई दरवाजा खटखटाता है। बहू, देख तो कौन आया है। अभी देखती हूँ बाबूजी। कविता दरवाजा खोलती है तो हैरान ही रह जाती है। उसके सामने उसकी बहन सुमन, जीजा अमन और उनकी बेटी मानसी खड़ी होती हैं। अरे दीदी, आप? तुझे देखे कई साल हो गए थे, तुझे देखने का बड़ा मन था, इसीलिए इनसे रोज कहती थी कि एक बार कविता से मिला लाओ। आज जाकर माने हैं। तुम कैसी हो कविता? मैं ठीक हूँ जीजा जी, आप लोग अंदर आइए। कविता के ससुराल की हालत देखकर अमन और सुमन हैरान रह जाते हैं। कच्चा घर, न रसोई ढंग की, न बाथरूम और ना ही कोई और सुविधा। हर तरफ से गरीबी की हालत साफ नजर आ रही थी। सुमन, तुम्हारी बहन तो कहती थी कि अमित की अपनी कपड़े की दुकान है, पर इनके घर की हालत देखकर तो कुछ और ही लगता है। जरूर अमित ने मेरी बहन के साथ धोखा किया है। वैसे भी प्यार अंधा होता है। पर गृहस्थी की आंखें होती हैं, क्योंकि उसे चलाने के लिए एक ठोस आधार यानी कमाई की जरूरत होती है, जो शायद तुम्हारी बहन नहीं सोच पाई। अगर बहन में इतनी ही समझ होती तो अमित के साथ भागकर कभी शादी न करती अमन। इधर कविता की बहन और उसके जीजा उनकी गरीब हालत देखकर परेशान हो जाते हैं, तो उधर बिशन अचानक घर में आए मेहमानों को देखकर गहरी चिंता में पड़ जाता है। उसे मेहमानों के खाने की चिंता सताने लगती है। मेहमान अचानक ना आते तो पहले से कुछ प्रबंध कर लेते, पर अब क्या कर सकते हैं। बहू, घर में जो रूखा सूखा बना है उसी से मेहमानों का आदर सत्कार करो। पर बाबूजी, उस खाने में तो बस मेहमानों का ही पेट भरेगा। तो क्या हुआ बेटी, मेहमानों का तो पेट भरेगा ना।
हम भूखे पेट सो जाएंगे। तेरी सास ठीक कहती है बेटी। तेरी बहन और जीजा जी पहली बार हमारे घर आए हैं। उन्हें कम से कम यह तो ना लगे कि तुझे ससुराल में भर पेट खाना मिल पाना भी मुश्किल है। अमन और सुमन कविता के ससुराल की हालत को समझते हुए जो भी रूखा सूखा खाने को मिलता उसी को प्रसाद समझकर खा लेते, मगर कविता पर कोई ताना नहीं मारते। अमित के लिए भले वे बिन बुलाए मेहमान थे, मगर अमित भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता था। कविता सुनो, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी मत रखना। घर में जो रूखा सूखा है वही तो खिला सकती हूँ मैं। बेटा तू चिंता ना कर, भले हमें भूखे पेट रहना पड़े पर मेहमानों को पेट भर कर खिलाएंगे। बापू, मैं आज कुछ ऐसा करूंगा कि मेहमानों को आज रात बढ़िया खाना मिल सके। हाँ हाँ, फिर तो कुछ इज्जत रह जाएगी बेटा। पर शाम को जल्दी लौट आना, देर मत करना। किस्मत से उस दिन अमित को अच्छी मजदूरी मिल जाती है। गांव का जग्गन लाला उसे ट्रैक्टर ट्रॉली से खाद के बोरे उतारने का काम दे देता है। देख भाई, इस ट्रॉली से खाद के बोरे उतार कर दुकान में रख देगा तो मैं तुझे पूरे 2000 रुपए दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी लाला। यह कहकर अमित खाद के बोरे उतारने का काम शुरू कर देता है, मगर तभी लाला देखता है कि उसके कंधे से खून बह रहा है। अरे ठहर भाई ठहर, अरे तू कैसा लड़का है, तेरे कंधे से खून बह रहा है और तू है कि बोरे ढोए जा रहा है। लाला, आज मुझे पैसों की खास जरूरत है, इसीलिए इस खून की कोई परवाह नहीं। छोटा सा घाव है, भर जाएगा। कमाल है बेटा, कंधे पर चोट लगी है, घाव है और खून बह रहा है, पर तू है कि उफ तो नहीं कर रहा। जरूर तेरी कोई खासी जरूरत होगी। हाँ लाला, बहुत खास जरूरत है। उस दिन रात को अमित के घर में खूब अच्छा खाना बनता है और मेहमानों सहित सब भर पेट खाना खाते हैं। फिर अचानक ही कविता की नजर अमित के कंधे पर लगे खून पर पड़ती है, तो वह अमित को एक तरफ बुलाकर पूछती है, अमित, ये तुम्हारे कंधे पर खून कैसा? वो 2 दिन पहले छोटी सी चोट लग गई थी, उसी से निकल आया होगा। दिखाओ तो कितनी चोट लगी है। ओहो कविता, क्यों परेशान हो रही हो? जाओ अपनी दीदी के साथ बैठकर बातें करो। नहीं, मुझे चोट दिखाओ। यह कहकर कविता अमित की शर्ट उतरवाती है तो अमित के कंधे पर गहरा घाव देखकर परेशान और हैरान हो उठती है। हाय राम, इतना बड़ा घाव! अमित, तुम कैसे सहन कर रहे हो? आज सुबह तक तो इतना गहरा नहीं था, पर जब ट्रॉली से खाद के बोरे उतारने पड़े तो घाव और गहरा हो गया। पर तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई अमित? अरे घर में आए मेहमानों की खातिरदारी करनी थी ना, बस इसलिए चोट की परवाह नहीं की। यह सुनकर तो कविता रो ही पड़ती है और अमित से कहती है, अमित, आज मैं कह सकती हूँ कि मैंने तुमसे शादी करके कोई बुरा नहीं किया। अमन और सुमन जब से आए थे तभी से चुपके से उन सब की बातें सुन रहे थे और वे यह समझ चुके थे कि अमित का परिवार भले गरीब है मगर है बड़ा ही प्यारा। गरीब होकर भी उनमें धीरज, त्याग और प्यार कूट कूट कर भरा था। बस यही देखकर अमन और सुमन खुश हो जाते हैं और सुमन कविता की बात सुनकर कहती है, कविता मेरी बहन, भले तुमने अमित से शादी करके कोई बुरा नहीं किया, पर घर से भागकर शादी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही, क्योंकि इससे लड़की वालों की इज्जत पर तो बट्टा लगता है ना। मुझसे भूल हो गई जीजा जी, माफ कर दो। अब जो हुआ उसे भूल जा और मेरे गले लग जा। बहुत दिनों से तुझे गले नहीं लगाया। यह सुनकर सुमन कविता को गले से लगा लेती है और कुछ दिन बाद वे अमित को सचमुच कपड़े की दुकान खोलकर दे देते हैं। इससे अमित के परिवार को भी गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती क्या? अभी तक साफ सफाई में लगी हो। दीदी, ये हमारी भांजी ऐसे नहीं मानने वाली। लगता है इसकी खिंचाई में कुछ कमी रह गई है। नहीं मामी, प्लीज मेरी और खिंचाई मत करना। आप दोनों जो कहेंगी मैं वही करूंगी। हाँ, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। कितनी बार कहा है कि सुबह उठकर सब काम कर दिया कर, और जब तक तुम्हारे मामा और नाना उठे नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए।
समझी? समझ गई बड़ी मामी। समझ गई तो यह भी ध्यान रखना कि उन लोगों को कभी यह पता ना चले कि नाश्ता और खाना सब कुछ तुम बनाती हो, हम नहीं बनाती। उनको लगना चाहिए कि नाश्ता और खाना हम दोनों तेरी मामी ही बनाती हैं, समझी? समझ गई बड़ी मामी। कविता के माँ बाप गुजर चुके थे और वह अपने नाना के घर रहती थी। कविता के दोनों मामा अजय और विजय और नाना महेश तो उसे खुद से ज्यादा प्यार करते थे, मगर कविता की दोनों मामियां अंजू और संजू उसे घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थीं। घर के सब काम बेचारी कविता ही करती थी और वाह भाई उसकी मामियां लूटती थी। वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। मैंने अपने हाथों से बनाया है बाबूजी। कविता की दोनों मामियां बाहर से कुछ और अंदर से कुछ थीं। वे दोनों कविता के मामाओं और नाना के सामने तो उससे हद से ज्यादा प्यार जताती थीं, मगर बाद में उस पर सौतेली माँ से भी ज्यादा सितम ढाती थीं। घर के सब काम उसी से कराती थीं। उनके पति उनसे ज्यादा ख्याल कविता का रखते थे, इस कारण भी वे कविता से जलती भूनती रहती थी। अरे अंजू देखो, ये नेकलेस कैसा है? अरे वाह अजय, नेकलेस तो बहुत ही सुंदर है। मेरे लिए लाए हो क्या? तुम्हें नेकलेस की क्या जरूरत है? ये तो मैं अपनी प्यारी भांजी कविता के लिए लाया हूँ। उसकी शादी नहीं करनी है क्या? यह सुनकर तो अंजू मन ही मन जल भुन कर रह जाती है और उसे भीतर ही भीतर कविता पर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, कविता, इस घर में तो जैसे बस कविता ही सब कुछ है। मर क्यों नहीं जाती यह अभागी? अंजू का ही नहीं बल्कि संजू का भी यही हाल था। जब से कविता उनके घर आई थी, उन दोनों को यह भ्रम होने लगा था कि मानो घर में उनका तो कोई वजूद ही ना रह गया है। सब कुछ तो कविता ही है। इस कारण भी कविता उनकी दुश्मन बनी थी। सुनो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसीलिए 10,000 रुपए चाहिए। अरे कुछ सोचो संजू, अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि फालतू के शौक पूरे करने पर पैसे लुटा सकूं। भांजी की शादी के लिए पैसा जोड़ना है भाई। क्या भांजी ही तुम्हारी सब कुछ है? मैं कुछ नहीं। अरे नाराज मत हो संजू, ये लो 5,000, इन्हीं से काम चला लो, कुछ दिन की ही तो बात है। यह सुनकर संजू को भी कविता पर बहुत गुस्सा आता है और वह भी मन ही मन बेचारी कविता को कोसने लगती है। पता नहीं यह कमबख्त इस घर से कब निकलेगी। जब से यह घर में आई है, हमारी तो कोई कदर ही नहीं रही। हाँ। कुछ दिन बीते। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। दोनों गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ बारिश का आनंद ले रही थीं कि तभी वहां कविता आ जाती है। कविता को देखते ही उसकी दोनों मामियां जल भुन जाती हैं। लो, अभागी आ मरी रंग में भंग डालने। पता नहीं इससे कब पिंड छूटेगा हमारा। इसके कारण इस घर में हमारी तो कोई कदर ही नहीं। जी में तो आता है इसे धक्के मारकर घर से निकाल दूं। यह बात तो तुमने खूब कही छोटी। क्यों ना इस मनहूस को घर से निकाल दे, जा मरेगी कहीं। और इसके मामा नाना से कह देंगे भाग गई किसी के साथ। नहीं मामी, ऐसा मत करना। मुझे नौकरानी समझकर ही घर में रख लो। चुप कर, हमें अपने घर में तेरे जैसी नौकरानी नहीं चाहिए। यह कहकर दोनों मामियां कविता को बारिश में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं। बेचारी कविता रोती बिलखती बारिश में ही चलती चली जाती है और चलते चलते एक घर के सामने पहुंच जाती है। कविता से आगे नहीं चला जाता तो वह उस घर के सामने ही बैठ जाती है। शाम होने को होती है। बारिश बंद होने पर बंसी अपनी ठेली के साथ वहां आता है। बंसी कविता को अपने घर के सामने बैठकर रोते हुए देखता है तो पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? कविता रोते रोते बंसी को सारी बात बताती है तो बंसी को उस पर बहुत दया आती है। वह कहता है, देखो, मैं गरीब पकौड़े बेचने वाला हूँ। तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ भी रहती है। मैं तुम्हारे घर रह लूंगी, पर लौट कर जालिम मामियों के पास कभी नहीं जाऊंगी। कविता उसी दिन से बंसी और उसकी माँ के साथ रहने लगती है। बारिश का मौसम था।
बंसी पकौड़े बेचने जाता है तो कविता भी उसके साथ जाने लगती है। अरे तुम मेरे साथ क्या करोगी कविता? मैं पकौड़े बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो चलो, भला मुझे क्या एतराज है। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का सबका मन होता है, इसीलिए आसपास के पकौड़े बेचने वालों के पास पकौड़े खाने वालों की अच्छी भीड़ लग जाती है। कविता बंसी के बगल में खड़ी होकर ग्राहकों को बुलाने लगती है। आइए आइए, बारिश का मजा लूटिए और गर्मा गर्म पकौड़े खाने का आनंद लीजिए। प्याज पकौड़ा, पालक पकौड़ा, आलू पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा सब मिलेगा। अपनी पसंद का पकौड़ा खाइए। 10 के, 20 के या 30 रुपए के गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। उनके आवाज लगाते ही कुछ ग्राहक वहां चले आते हैं। मुझे 10 रुपए का प्याज पकौड़ा देना। मुझे 20 का पालक पकौड़ा। बारिश में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। बंसी के साथ पकौड़े बेचते हुए कविता एक बात पर गौर करती है। वह देखती है कि और पकौड़े बेचने वालों की तुलना में बंसी के पास कम ही ग्राहक आते हैं। तो कविता कहती है, औरों की तुलना में हमारी ठेली पर कम ही ग्राहक आते हैं, ऐसा क्यों बंसी? अब मैं ये क्या बताऊं कविता, ये तो ग्राहकों की मर्जी है, वो जहाँ चाहे पकौड़ा खाएं। पर कल से सब हमारे पास ही पकौड़ा खाना पसंद करेंगे। क्यों, तुम क्या पकौड़ों में कोई जादू करोगी? हाँ, जादू ही समझो। हम पकौड़ों के साथ गर्मा गर्म चाय भी बेचेंगे तो ग्राहक खुश हो जाएंगे। अगले दिन कविता अपने हाथों से पकौड़े तलती है और बंसी चाय बनाता है तो सचमुच अच्छे ग्राहक आते हैं। अरे वाह, बारिश में चाय पकौड़े। भाई एक चाय और 20 रुपए के पकौड़े देना। कौन से पकौड़े दूं? स्पेशल मिर्च मसाला पकौड़ा दूं क्या? हाँ हाँ, वही दे दो। बंसी के पास आने के बाद तो कविता की जिंदगी ही बदल जाती है। बंसी और उसकी बूढ़ी माँ का प्यार और अपनापन पाकर कविता अपनी जालिम मामियों को तो कभी याद नहीं करती है, मगर जब उसे अपने प्यारे से नाना और मामा याद आते थे तो वह बहुत रोती और कहती, पता नहीं मेरे नाना और मामा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मन तो करता है उनसे अभी जाकर मिलाऊं, पर मामियों के रहते वहां कभी नहीं जाऊंगी। समय बीतता जाता है। कविता और बंसी अपनी मेहनत के बल पर पकौड़ों की ठेली से पकौड़ों का रेस्टोरेंट बना लेते हैं। उनका रेस्टोरेंट छोटा था पर था बड़ा शानदार। लोग दूर दूर से उनके पास पकौड़े खाने आते हैं। एक दिन कविता का मामा अजय उधर आता है तो सोचता है, कविता, बंसी पकौड़ा रेस्टोरेंट, कहीं ये हमारी कविता का रेस्टोरेंट तो नहीं? अंदर जाकर देखता हूँ। यही सोचकर अजय जैसे ही अंदर जाता है, सामने कविता को देखकर हैरान रह जाता है। कविता अपने मामा को देखते ही रोने लगती है और भागकर उनसे लिपट जाती है। अजय बंसी की तरफ देखता हुआ कहता है, कविता, क्या ये वही लड़का है जिसके लिए तूने हम सबको छोड़ दिया? तो हमसे कहती तो क्या हम तेरी इससे शादी नहीं करा सकते थे? यूं घर से भागने की क्या जरूरत थी? यह आप क्या कह रहे हो मामा? यह तो बंसी है। मैं किसी के साथ नहीं भागी। मुझे तो मेरी मामियों ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। यह सुनकर कविता अपने मामा अजय को सारी सच्चाई बता देती है तो उसे अंजू और संजू पर बहुत गुस्सा आता है। उनके दोनों मामा अंजू और संजू को घर से निकालने की ठान लेते हैं, मगर जब दोनों मामियां अपने किए पर पछताती हैं तो उनके पति उन्हें माफ कर देते हैं और सब मिलकर कविता की शादी बंसी से ही करा